everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important, and this session is particularly made for all the students who are preparing for वेब सेट, जो कि वेस्ट बंगाल सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो उन सबको ये पर्टिकुलर सेशन डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो सेशन है इसके अंदर हम PYQs को डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, यहाँ पे मैंने स्पेशली आप सबके लिए सेशन डिज़ाइन किया है. तो ये सेशन सबके लिए है जो कि वेस्ट बंगाल सेट एजुकेशन पेपर के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं. और आपको पता है ये आपके जो एग्ज़ाम है वो 9 जनवरी होने वाला है. ठीक है, तो वो उसके लिए अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप करने के लिए हमारा टारगेट है कि जितने भी PYQs है 2020 से लेकर आपके यहाँ तक 2017 तक, अभी इतना हमारा टारगेट है कि सारे के सारे क्वेश्चन हैं एक्स और वाई सीरीज दोनों को अच्छे से हम सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है ये एक्स सीरीज का है और हमारा टारगेट है टू कंप्लीट 50 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके. तो ये आपका, मैं आपको शो करना चाहती हूँ, ये आपका एग्जाम पेपर है 2020 का. ओके, 2020 का ये एग्जाम पेपर है आपका. तो आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर 2020 का है ये. इसके अंदर आप देखोगे ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 2 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन है. तो चलिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय वन करके. इनकी एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टारगेट है 50 क्वेश्चन को करने का. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. अगर ये क्वेश्चन आप सबको मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू कि कॉर्नर में 3 तरीके की डॉट्स है ऐसे बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो आप इंक्रीज कर लीजिए. अगर आप यहाँ पे रेजोल्यूशन इंक्रीज कर देंगे तो आपको साफ साफ हर चीज दिखने लगेगी. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसकी थिननेस कर देती हूँ, कम कर देती हूँ. ओके, चलिए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये क्या कह रहा है. UDL इज हेल्पफुल फॉर. UDL क्या है और ये किसके लिए हेल्पफुल है, तो इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैं. तो जब भी हम यहाँ पे UDL के बारे में डिस्कस करते हैं तो UDL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग. ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन है लर्निंग के लिए. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा. यानी कि चिल्ड्रन विद लर्निंग एंड अटेंशन प्रॉब्लम के लिए हम UDL को यूज करते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग के लिए हम इसका यूज करते हैं. ये है क्या, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी. तो चलिए ये देखिए, आई होप आपको पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो विजिबल होगी. तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है, एक तरह का फ्रेमवर्क है. ये स्पेशली डेवलप किया है कास्ट के थ्रू. ठीक है, कास्ट के थ्रू, यानी कि कास्ट सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये यूनिवर्सल डिजाइन है लर्निंग के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क है वो डेवलप किया है. ये जो फ्रेमवर्क है स्पेशली डेवलप किया है कि जितनी भी कर्व कट करने के लिए क्लासरूम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है कि क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी होती है. हर एक इंडिविजुअल की अपनी ही एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी नीड होती है लर्निंग की. स्टूडेंट्स को, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑडियो के थ्रू ज़्यादा वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑडियो विजुअल दोनों एड्स की ज़रूरत पड़ती है अब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो उसी लिए ये यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्लासरूम के अंदर यूज़ किया जाता है. एक तरह का अप्रोच है. ये अप्रोच मेनली यही है कि डिज़ाइन किया गया है लर्निंग के एक्सपीरियंसेस को एनहांस करने के लिए बच्चों के लिए, और सभी के सभी बच्चों की नीड्स को केटर करने के लिए प्रोएक्टिवली तरीके से. ठीक है, क्योंकि हर एक डाइवर्सिटी है, आपको पता है क्लास के अंदर, तो डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए और ऑल्सो यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम ये यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, विच इज स्पेशली डिजाइन बाय द कास्ट, एंड कास्ट इज
सेंटर फॉर अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग आपके तीनों डोमेन्स के ऊपर वर्क करती है, कॉग्निटिव पे भी, अफेक्टिव पे भी और साइकोमोटर पे भी। ठीक है, तीनों ही डोमेन को ये केटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अफेक्टिव नेटवर्क्स में ये क्वेश्चन को डेल्ट करती है कि व्हाई ऑफ अ लर्निंग, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, मेन पर्पस क्या है। तो ये आपके इफेक्ट को, आपके अफेक्ट को केटर करती है। ठीक है, आपके अफेक्ट को केटर करती है, आपके वैल्यू को ये केटर कर रही है, आपके इमोशंस के साथ ये इंटरप्ले कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से जो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का यूज किया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है विच स्पेशली द टीचर कैन यूज इन क्लासरूम विद द चिल्ड्रन, जिनको पढ़ाने के लिए, ऑल्सो उनके इमोशंस को केटर करने के लिए, उनकी फीलिंग्स को केटर करने के लिए और एक तरह का कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को बना पाए, इसलिए टीचर यहाँ पे यूज करती है। और इफेक्टिव डोमेन को केटर करने के लिए ऑल्सो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है रिकॉग्निशन नेटवर्क के थ्रू, यानी कि कॉग्निशन के थ्रू। कॉग्निशन डोमेन को भी यहाँ पे केटर करते हैं कि हाउ वी गैदर द फैक्ट्स एंड कैटेगराइज व्हाट वी सी, हियर एंड रीड। यहाँ पे इस तरीके से यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है ताकि टीचर किस तरीके से बच्चों की कॉग्निटिवली तौर पे उनका डेवलपमेंट कराया जाए, बच्चे को ये क्वेश्चन कराने में मदद करे कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस तरीके से उसको देखकर, सुनकर, पढ़कर सीख सकते हैं, कैसे टॉपिक्स को या कैसे कॉन्सेप्ट्स को लेटर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपका डील करता है विद कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के साथ केटर करता है, कॉग्निटिव डोमेन के साथ। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका कुछ टास्क होते हैं इस यूनिवर्सल डिजाइन के अंदर, एक तरह के कुछ टास्क परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज है, वो टीचर्स इस पे यूज करती है। बच्चे को पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराया जाता है और बच्चे के साइकोमोटर डोमेन के ऊपर वर्क किया जाता है ताकि बच्चा चीज़ों को खुद करके सीखे, इमिटेट करके सीखे, बच्चा उसको नेचुरलाइज करके सीखे कॉन्सेप्ट को। इस तरीके से अगर आपने देखा होगा जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 3 तरीके के डोमेन होते हैं। 3 तरीके के डोमेन कौन से हैं? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन। तो उसी के बेसिस पे ये यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग एक तरह का फ्रेमवर्क है जो तीनों डोमेन के ऊपर वर्क करता है और बच्चों की ना सिर्फ कॉग्निटिव, ना सिर्फ अफेक्टिव, लेकिन साइकोमोटर डोमेन एक तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, तो आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इसका मेन आपको मोटिव दिया हुआ है कि मेन यूडीएल का क्या है, 3 मेन प्रिंसिपल्स है कि एक तरह का लर्नर्स को डिफरेंट वे से बच्चा एक्वायर कर पाए, नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करना सीखे, लर्नर्स को डिफरेंट तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करा के सिखाया जाता है इस यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग फ्रेमवर्क का यूज करके। ऑल्सो बच्चे को मोटिवेट किया जाता है और ये टीचिंग लर्निंग के जो टीचिंग लर्निंग के ट्रांजैक्शन प्रोसेस को इंटरेक्टिव और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखा है, ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रोवाइड की गई है मेरे थ्रू। ठीक है, और मेन क्या है इसका पर्पस कि डाइवर्स क्लासरूम के अंदर हर एक सिंगल मेथड का यूज किया जाता है ताकि बच्चे का होलिस्टिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जाए। कुछ क्वेश्चंस को भी ये केटर करता है कि मेन इसका पर्पस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस। मेनली यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन को, स्पेशल नीड्स है जो टीचर्स, जो स्टूडेंट्स की, उसको केटर करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका सेकेंड होगा कि यूडीएल किसके लिए हेल्पफुल है। यूडीएल हेल्पफुल है जो चिल्ड्रन विद लर्निंग और अटेंशन प्रॉब्लम है उनके लिए भी, और बाकी जो सभी बच्चों की जो डाइवर्सिटी है उनकी नीड्स को केटर करने के लिए वी ऑलवेज यूज यूडीएल एंड यूडीएल इज हेल्पफुल ऑलवेज। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है, हु इज नॉट द क्वालिटी गुरुज अमंग ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है क्वालिटी गुरु नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूनिट 9 से डील करता है। यूनिट 9 जो आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट यूनिट है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट यूनिट के अंदर आपको पता है हमने ये स्टडी किया है 3 क्वालिटी गुरु कौन से हैं। 3 क्वालिटी गुरुज आपके हैं, एक तो एडवर्ड डेमिंग है, दूसरा है आपका सीके प्रहलाद और तीसरा है डॉक्टर शेवार्ट। जब भी हम डॉक्टर शेवार्ट के बारे में बात करते हैं जिनको ग्रैंड फादर कहा जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, और जो शेवार्ट है ये फादर कहा जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, और सीके प्रहलाद ने यहाँ पे एक्सटेंसिवली वर्क किया है कोर कॉम्पिटेंसी का।
कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर। तो अगर 3 हम गुरु देखें तो 3 गुरु आपके एडवर्ड डेमिंग है, शेवार्ट है और सी के प्रहलाद है। ईडी जैन नहीं आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। ठीक है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन हम कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पे नहीं कर सकते, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दी है आपके लिए ताकि आप इसके देखें और समझें। तो 3 तरीके के क्वालिटी गुरु है, वॉल्टर शेवार्ट है, एडवर्ड डेमिंग है और सी के प्रहलाद है। तो एडवर्ड डेमिंग को यहाँ पे कहा जाता है ये फादर थे। इन्होंने डेमिंग ने ये बॉर्न हुए थे अक्टूबर 14, 1900 स्वेक सिटी में। डेमिंग ने रिसीव की गई थी अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ वोमेंग से, और ये पीएचडी करी हुई थी उन्होंने मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक है, अमेरिकन स्टैटिस्टिशियंस थे ये। और जो एडवर्ड डेमिंग ने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया था पीडीसीए साइकिल दिया था। ठीक है, कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक तरह का ये रोड मैप प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को प्लान करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, यहाँ पे चीज़ों को चेक करने के लिए और एक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो डॉक्टर शेवार्ट आए, डॉक्टर शेवार्ट इनको ग्रैंडफादर कहा जाता था क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, डॉक्टर शेवार्ट को ग्रैंडफादर कहा जाता था क्वालिटी कंट्रोल का। और इन्होंने भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने पीडीएसए साइकिल दिया था। ठीक है, पीडीएसए साइकिल दिया था। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पेपर में भी आया था, हमारा नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये आया था। ठीक है, तो ये मैंने यूनिट 9 के अंदर डिटेल आपको डिस्क्राइब किया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर शेवार्ट थे, ये एक तरह का डिसिप्लिन लेकर आए थे, डिसिप्लिन लेके आए थे स्टैटिस्टिक्स का, इंजीनियरिंग का और इकोनॉमिक्स का। और इन्होंने फॉर्मुलेट करी थी साइंटिफिक बेसिस कि किस तरीके से हम सिक्योर कर पाए अपने इकोनॉमिक कंट्रोल को। इसके साथ साथ यहाँ पे इनके कुछ मेन वर्क्स भी थे डॉक्टर शेवार्ट्स के, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल। तो ये तीनों इन्होंने हमें दिए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने साइकिल दी थी PDSA साइकिल, यानी कि प्लान, डू, स्टडी और एक्ट साइकिल। और यहाँ पे अगर हम देखें, एडवर्ड डेमिंग ने PDCA साइकिल दिया था आपको, प्लान, डू, चेक और एक्ट। ठीक है, नाउ अब बारी आती है सी के प्रहलाद की। ये थर्ड हमारे क्वालिटी गुरु है। तो सी के प्रहलाद यहाँ पे 1941 में बॉर्न हुए थे और ये एंटर्ड हुए थे मैनेजमेंट स्फीयर में विद द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के वर्ल्ड से ये आए थे, मैनेजमेंट के वर्ल्ड में ये एंटर्ड हुए थे। इसके अलावा सी के जो प्रहलाद थे, इनको मोस्ट एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल थिंकर कहा जाता था स्ट्रेटेजी के फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने एक तरह का स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि काफ़ी डिफरेंट था ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात करते थे कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर पाए। इसके अलावा इन्होंने हमें कोर कॉम्पिटेंसी का चार्ट भी प्रोवाइड किया था। उसमें बताया था कि फॉर एग्जांपल इफ द सर्टन कंपनी वांट्स टू एनहांस द पर्टिकुलर ग्रोथ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, सो इसके अलावा यहाँ पे किन किन स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, तो वो उन्होंने कॉम्पिटेंसीज पे फोकस किया था कि किस तरीके से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपनी कॉम्पिटेंसीज बढ़ा सकती है और किस तरीके से एक स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है वो बिल्डअप कर सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सी के प्रहलाद ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी है आपको, यूनिट 9 की प्लेलिस्ट में जाओगे और उसके अंदर कंप्लीट रिवीजन सेशन है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इन पॉइंटर से भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, डॉक्टर शेवार्ट्स कौन थे, सी के प्रहलाद कौन थे, कैसे वो एंटर्ड हुए थे इस पर्टिकुलर स्फीयर में। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अब ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन यूज ऑफ ICT फॉर इवेलुएशन। इनमें से ICT का यूज नहीं है इवेलुएशन के लिए। प्रिपेयरिंग करना, टेस्ट आइटम्स का एडमिनिस्टर करना, टेस्ट का स्कोर करना, सब्जेक्टिव टेस्ट का, या डिससेमिनेट करना एग्जामिनेशन रिजल्ट का। तो क्या होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आप भी पॉज लेके थोड़ा सोचा करिए कि आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, राइट आंसर वो होगा हमारा सी। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पे अपने यूनिट 8 के अंदर पढ़ा था। यूनिट 8 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आईसीटी का हम क्यों यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए ताकि हम किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर कर पाए, एडमिनिस्टर कर पाए, डिसमिनेट कर पाए अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को। लेकिन आईसीटी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता स्कोर करने के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट को, ठीक है। तो इसलिए ये इसका यूजफुल नहीं है इवेलुएशन का। तो राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूब्रिक क्या है? रूब्रिक क्या है? रूब्रिक इज, व्हाट इज रूब्रिक? अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यूज फॉर असेसमेंट, सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज फॉर असेसमेंट, स्टेप यूज फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट, या फिर की फॉर इवेलुएटिंग द आंसर शीट। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? Okay, so right answer of this question would be बी। बी इसका राइट आंसर है। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक एक तरह का सेट क्राइटेरिया है जो यूज करते हैं स्पेशली असेसमेंट के लिए। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मैं आपको रूब्रिक की पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि रूब्रिक है क्या और किस तरीके से हम यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। तो ये देखिए, रूब्रिक एक तरह का एक्सप्लिसिट सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है असेस करने के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क परफॉर्मेंस की, ठीक है। अगर आप बच्चों के परफॉर्मेंस को असेस करना चाहते हैं तो उसके लिए यू ऑलवेज यूज रूब्रिक। रूब्रिक एक तरह का असेसमेंट है। रूब्रिक हमेशा ही हेल्प करता है एक टीचर को ग्रेड करने के लिए मोर ऑब्जेक्टिवली तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने यहाँ पे कोई टेस्ट दिया है आपका, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको किस तरीके से असेस करेंगे? तो यहाँ पे आप इस तरीके से उन बच्चों को असेस करेंगे रूब्रिक की फॉर्म में। रूब्रिक के अंदर क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक तरफ कंटेंट होते हैं कि किसके बेसिस पे आप बच्चे को इवेलुएट करें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को मैंने टास्क दिया था कोई सब्जेक्टिव आंसर देने के लिए, करने के लिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगी कि बच्चे ने क्या, समरी का जो कंटेंट था, ये एक तरफ मेजर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ आपको मेजर्स लिखे होते हैं, मेजर्स होते हैं, ठीक है। एक तरफ मेजर्स होते हैं और एक तरफ यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में मेजर्स होते हैं आपके वर्टिकल फॉर्म में, और हॉरिजेंटल फॉर्म में आपके होते हैं यहाँ पे ग्रेड्स कि किस बेसिस पे आप इवेलुएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे पहला मेजर लिया है समरी के फॉर्म में कि बच्चे ने पर्टिकुलर आंसर, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है समरी के फॉर्म में, या आर्ग्यूमेंट लिखा कि नहीं, या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसकी कितनी हुई, या वो फॉर्म कर रहा है साइटेशन की नहीं। तो अगर बच्चे ने यहाँ पे अच्छे तरीके से चीज़ों को परफॉर्म किया होता है, डेमोन्स्ट्रेट किया होता है, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग में, मटीरियल्स भी उसने सही से ऑर्गेनाइज करे होते हैं, और समरी के अंदर पूरा उसका कॉन्सेप्ट निखर रहा होता है कि पर्टिकुलर बच्चे ने उसका आंसर सही तरीके से दिया है, तो उसके लिए उसको पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समरी अच्छी है तो बच्चे को 8 पॉइंट्स दिया गया, अगर उससे थोड़ी कम है, किसी तरीके का पॉइंट्स उसमें कम मतलब मिस हुआ है, तो उसके बेसिस पे बच्चे को 6 पॉइंट दिए हैं। अगर बच्चे को इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है तो उसको 4 पॉइंट्स दिया है। तो आप इस तरीके से बच्चे को ग्रेड कर सकते हैं, उसके आंसर को इवेलुएट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से, और कोडिंग करके 8, 6, 4 मार्क्स देकर। इसी तरीके से अगर बच्चे ने यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करी होती है तो उसको एक्सीलेंट आप पॉइंट देते हैं। किसी तरीके की ग्रामेटिकल इशू नहीं है, मैकेनिकल इशू नहीं है, क्लियर एविडेंस है, सही तरीके से कॉन्सेप्ट को वो प्रिसाइसली तरीके से वो प्रेजेंट कर पा रहा है अपने आंसर में, तो आप उसको इस तरीके से मार्क्स देंगे। तो एक तरफ मेजर्स होते हैं, दूसरी तरफ उनके क्राइटेरिया होते हैं कि किन किन क्राइटेरिया के ऊपर आप उनको मार्क्स दे रहे हैं और कैसे आप उस बच्चे को इवेलुएट कर रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं। तो ये आपका रूब्रिक होता है, इस तरीके से फॉर्म में चलता है, और ये आप पूरा कंप्लीटली टीचर्स के ऊपर बेस्ड होता है कि बच्चे को किस तरीके से स्केल के ऊपर वो वहाँ पे इवेलुएट करे। चाहे टीचर 1 से लेके 5 स्केल तक इवेलुएट कर सकता है, या फिर टीचर उनको 5 से लेके 10 तक इवेलुएट कर सकता है। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्कोर्स उसको देने हैं, ठीक है। ये आप देखिए, और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर ट्रेट को, फीचर को, डायमेंशन को, विच इज टू बी मेजर, इंक्लूड द डेफिनेशन, एग्जांपल ऑफ, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ईच ट्रेट बीन एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। आई होप आपको रूब्रिक अब समझ आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो द राइट आंसर वुड बी सेकंड, कि रूब्रिक क्या है? एक तरह का सेट है क्राइटेरिया का जो स्पेसिफिकली यूज किया गया है बच्चे को असेस करने के लिए फॉर असेसमेंट, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है आपको? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैं भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, तो उसको भी आपको देखना है, साथ के साथ नोट डाउन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता है
ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि NIEPM, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका, सिकंदराबाद में, देहरादून में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी थोड़ा पॉज लेके सोचा करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फिर बाद में हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी, चेन्नई। ये चेन्नई में लोकेटेड है आपकी, ठीक है, चेन्नई में यहाँ पे ये लोकेटेड है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चेन्नई में ये लोकेटेड है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। नाउ अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मुझे आपको देनी है, लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मिक्स मेथड रिसर्च? अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मिक्स मेथड रिसर्च के कॉन्सेप्ट से डील नहीं कर रहा है, करेक्ट नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा पॉइंटर्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है मिक्स मेथड रिसर्च से। वेरी गुड, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। अब मिक्स मेथड रिसर्च क्या है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिक्स मेथड रिसर्च एक पर्टिकुलर रिसर्चर तब करता है कि जब रिसर्चर अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट करना चाहता है। ट्रायंगुलेट इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मेट नहीं कर पा रहे हैं विद इज ओनली वन अप्रोच, या तो क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, तो उस केस में क्या करता है जो रिसर्चर होता है वो दोनों मेथड्स को साथ में लेकर चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई रिसर्चर है, उसने बच्चों की अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट को चेक करने के लिए एक तरह की चेकलिस्ट बनाई कि ये देखना चाहता है कि बच्चा किस तरीके से उसका फोनेटिक्स अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, या बच्चे के यहाँ पे किस तरीके से मतलब सिंगिंग एक्टिविटीज या कन्वर्सेशन एक्टिविटीज किस तरीके से वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, तो उस केस में उसने कोई चेकलिस्ट बनाई। लेकिन अगर उसी केस में ये बच्चा अगर रिसर्चर ये देखना चाहता है अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट करके कि एग्जैक्टली यहाँ पे किन किन स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है उसको उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को करवाने के लिए, तो उसके लिए जो रिसर्चर है वो इंटरव्यू शेड्यूल का भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन पर्पस यही है एक रिसर्चर का कि अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट करने के लिए एक रिसर्चर है दो या दो से ज्यादा या तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच का यूज करता है, ठीक है। अब इसके अंदर कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। ये कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स दी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा टू डिस्टिंक्ट पार्ट, कि क्या है दो डिस्टिंक्ट पार्ट की तरह देखता है, ऐसा नहीं है, ये दोनों को कंबाइन करके देखता है, अलग अलग करके नहीं देखता, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। बाकी के अदर ऑप्शंस देखें तो जो मिक्स मेथड रिसर्च है हमेशा ही एक रिसर्चर को हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन डेप्थ तरीके से। इसके साथ साथ यहाँ पे रिसर्चर मिक्स मेथड रिसर्च का यूज करता है ताकि वो अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को या फिर नैरेटिव रिसर्च को आपस में कंबाइन करके देख ले और अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट कर ले और जनरलाइज कर ले। इसके अलावा इसके अंदर आपके दोनों मेथड्स इंक्लूड होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो इसके अंदर नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और स्टोरीज भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सारे के सारे राइट है, एक गलत था, तो यहाँ पे बी इसका आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको पढ़िए, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडी, काइनेस्थेटिक,
और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल आर द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सजेस्टेड बाय। तो ये किस तरीके की इंटेलिजेंस है ये सारे के सारे, और किसने ये सजेस्ट की है? स्टेनबर्ग ने, कैटल एंड हॉर्नी ने, या फिर गार्डनर ने, या जेंसन ने? ये किसने आपको बताई है सारी की सारी इंटेलिजेंस? और ये आपका यूनिट थर्ड साइकोलॉजी के साथ डील करता है। तो यूनिट थर्ड साइकोलॉजी के अंदर हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप रिकॉल करेंगे तो उसका राइट आंसर आपको समझ आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, very good. So right answer of this question is one second. Right answer of this question is गार्डनर। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ठीक है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि कैसे एक इंडिविजुअल के अंदर लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, स्पेशल, म्यूजिकल, ये सारी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। तो गार्डनर ने बताया था कि ना सिर्फ हमारे पास 1 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, 2 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो ये हमें किसने कॉन्सेप्ट दिया था? गार्डनर ने दिया था। वेरी गुड। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये मैंने आपको कहा था कि एक स्पेशल एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर रखा था, अच्छे से प्रिपेयर करे थे नोट्स, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका चेन्नई में है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ एक्स्ट्रा। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, ये आपका लोकेटेड है देहरादून में। ठीक है, ये आपका लोकेटेड है देहरादून में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक वाला, यानी कि जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए यहाँ पे अगर देखें तो इनका जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के लिए, ये आपका लोकेटेड है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। इसके अलावा यहाँ पे एक और आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, वो आता है आपका अली युवर जंग करके, ये आपका बॉम्बे में सिचुएटेड है। ठीक है, बॉम्बे में सिचुएटेड है, और ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट से डील करता है। जिनको यहाँ पे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है ना, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट बना गया है, अली युवर जंग करके, बॉम्बे में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ पे आता है, वो आता है सिकंदराबाद में। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है मेंटल हैंडीकैप्ड के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए है, मेंटल हैंडीकैप के लिए। तो ये आपका सिकंदराबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, सिकंदराबाद में सिचुएटेड है। तो अलग अलग नेम भी हमें आने चाहिए। एक तो आपको समझ आ गया, चेन्नई में लोकेटेड है, NIEPM, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी को केटर कर रहा है चेन्नई में। इसके अलावा देहरादून में आपका विजुअल हैंडीकैप के साथ डील करता है इंस्टीट्यूट, कोलकाता के अंदर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, बॉम्बे के अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट आता है, और सिकंदराबाद में आपकी मेंटल हैंडीकैप बच्चों के लिए है, ये मेंटल हैंडीकैप इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। नाउ तो यहां तक हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। नाउ 8th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हु एडिड दी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? इनमें से 1952 एंड 53 में जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, ये किसने हेड की थी? तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है मुदैलियर, यानी कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदैलियर ने ये आपकी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो हेड की थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये हेड की थी आपकी। ठीक है, मुदैलियर, तो इसको सेकेंडरी नेम से भी जानते हैं, मुदैलियर कमीशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये आई थी आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
Which school of philosophy maintains that effect pre-exist in the cause in a potential condition? इनमें से कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो ये मेंटेन कर रही है कि जो इफेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर चीज का वो प्री एग्जिस्ट होता है उसके कॉज के अंदर इन अ पोटेंशियल कंडीशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? न्याय फिलॉसफी, वैशेषिका फिलॉसफी, समाख्या फिलॉसफी या फिर जैनिज्म फिलॉसफी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वो है सांख्य फिलॉसफी। हमने ये देखो दो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए थे। एक था हमारा सत्यकारवादा, ठीक है, सत्यकारवादा, ये मैंने आपको सामख्या फिलॉसफी के अंदर डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया था। एक था आपका असत्यकारवादा, ठीक है, असत्यकारवादा। तो यहाँ पे जो सामख्या फिलॉसफी है ना, सामख्या फिलॉसफी कहती है कि कोई पर्टिकुलर चीज का जो अफेक्ट होता है ना, इफेक्ट होता है, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है उसके कॉज के अंदर, उसके कॉज के अंदर। तो जिस इस थ्योरी को हम कहते हैं सत्यकारवादा, और ये आपको सामख्या ने दी थी, सामख्या फिलॉसफी इसको कंसिडर करती है। लेकिन दूसरी तरफ असत्यकारवादा, असत्यकारवादा एक ऐसी थ्योरी है जो सत्यकारवादा के कंप्लीटली अपोजिट है। ये कहती है कि एक पर्टिकुलर कोई भी इफेक्ट होता है ना वो प्री एग्जिस्ट नहीं करता है कॉज के अंदर। और ये हमने एक एग्जांपल सीखा था पॉट वाला, है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉटरी कर रहा है, वो कोई कुमार है वो घड़े बना रहा है, तो कुमार जो घड़े बना रहा है, तो अगर आप इस थ्योरी से देखें, सत्यकारवादा की थ्योरी से देखें, तो उसको घड़े बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है पॉट, तो हम क्यों पॉट बना रहे हैं? तो वो इसको अपोज करते थे। अपोज करने वाले कौन से थे? बुद्धिज्म फिलॉसफी इसको अपोज करती थी, न्याय और वैशेषिका फिलॉसफी इसको अपोज करती थी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो न्याय, वैशेषिका और आपकी यहाँ पे जैनिज्म भी आती थी और बुद्धिज्म, ये सारे के सारे असत्यकारवादा के ऊपर डील करते थे। असत्यकारवादा के अंदर आते थे कि कहते थे पहले से ही किसी चीज का जो इफेक्ट है कॉज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सामख्या फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी थी जो कि इसको डील करती थी और कहती थी कि पर्टिकुलर जो इफेक्ट है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कॉज के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? वो होगा सी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कराया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ करिकुलम इन एनी सिस्टम ऑफ। इंपॉर्टेंस क्या है करिकुलम की किसी भी सिस्टम में? प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को लाइफ के लिए, इंकल्केशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेवलपमेंट के लिए नॉलेज को, या फिर सारे के सारे? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑल ऑफ द अबव। करिकुलम का इंपॉर्टेंस यही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करा पाए, उनके अंदर वैल्यूज को इंकलकेट कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इंकलकेट कर पाए, यानी कि लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे सब कुछ उनके अंदर वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इंकलकेट करे, जस्टिस वगैरह। इसके अलावा डेवलपमेंट करे उनके अंदर नॉलेज को। तो सारे पॉइंटर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। One whose education needs are not being met by traditional education program। इनमें से कौन सा ऐसा एजुकेशन नीड्स नहीं है, मेट नहीं कर रही है ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोग्राम को? हु रिक्वायर्स अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इज रेफर्ड एज। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेरी गुड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ऐसे स्टूडेंट जिनकी कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोग्राम से उनकी नीड्स को मैट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे बच्चे हैं एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जाता है। किनके लिए? ऐसे स्टूडेंट जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो गया। वेरी गुड एवरीवन। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन केस ऑफ पर्ट the shortest time within which the activity can be completed is। अब ये पर्ट के बारे में बोल रहा है। अब ये पर्ट का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था ना, रिवाइज किया था, तो उसी को ही रिलेट करते हुए हम सीखेंगे और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो पर्ट क्या है मेनली? तो अगर हम देखें तो पर्ट आपका है प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक, ये बेसिकली हम यूज करते हैं पर्ट को। और पर्ट का ये किसने डेवलप किया है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन आता है। ये जो पर्ट है आपका, ये बेसिकली यूज किया जाता है अपने एस्टिमेट को, जी बेसिकली यूज किया गया था कि जब कितना हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के अंदर टाइम लग रहा है उसको एस्टिमेट करने के लिए। तो यहाँ पे पर्ट के अंदर आपका आया था 3 तरीके के एस्टिमेशन। तो उससे पहले अगर हम ये देखें तो पर्ट एक तरह का स्टैटिस्टिकल टूल था जो कि स्पेसिफिकली यूज किया गया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। और पर्ट यहाँ पे इनिशियली क्रिएट किया गया था 1958 में। 1958 में क्रिएट किया गया था। और किसने क्रिएट किया था? पोलरिस
सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम के दौरान ये आपका पर्ट है वो डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये मेनली यूएस नेवी में यूज किया गया था इसको। यहाँ पे जो पर्ट है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो दो तरीके की आपको कैटेगराइज करके मैंने बताया है, ठीक है, पर्ट के बारे में। तो ये देखिए डिफरेंस क्या है बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम, यानी कि पर्ट आपका प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक है जो कि स्पेशली यूज किया गया है किसके लिए, नेवी प्रोग्राम में, यूएस नेवी प्रोग्राम के अंदर पोलरिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम में इसका यूज किया गया था। लेकिन जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये आपका यूज किया गया था सबसे पहले डिओपॉन्ट में, ठीक है, डिओपॉन्ट में इसका यूज किया गया था और 1950 में मिसाइल डिफेंस कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में इसका यूज किया गया था। जो पर्ट था ना, पर्ट एक तरह का प्रॉब्लमिस्टिक मॉडल के ऊपर ये बेस था जिसके अंदर हम रिजल्ट को एस्टिमेट करते थे। ये डील करता था सारे के सारी एक्टिविटीज को अनसर्टेन टाइम पे, कि अनसर्टेन टाइम कितना लग सकता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकली जो पर्ट का यूज किया गया था वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए, जो कि जिसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुआ करती थी, और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डिफेंस प्रोजेक्ट में इसका यूज किया गया था। दूसरी तरफ पर्ट एक ऐसी हमारी टेक्निक थी जो कि इवेंट ओरिएंटेड थी और इसके अंदर हम ये तीन तरीके का टाइम एस्टिमेशन करते थे हर एक एक्टिविटी में कि कितना यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम तीन तरीके के टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स भी पर्ट के अंदर इंक्लूडेड थे। क्या क्या थे? ऑप्टिमिस्टिक, मोस्टली लाइकली एस्टिमेटेड और पेसिमिस्टिक, ठीक है। अब ये है क्या तीनों की तीनों चीजें, पेसिमिस्टिक और ये सब कुछ चीजें, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा यूनिट 9 के अंदर भी बताया हुआ है, यूनिट 9 के अंदर भी मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक तरीका, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन। ये क्या है? इसको हम ये रिप्रेजेंट करते थे टीओ से, ठीक है, टीओ से रिप्रेजेंट करते थे। जनरली ये बताता था कि लोवेस्ट टाइम पॉसिबल कितना लग सकता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। किससे डील करता था? लोवेस्ट टाइम कितना लग सकता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को के कंप्लीशन में, ठीक है, के कंप्लीशन में। इसका हम यूज करते थे किसका? ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन। इसके अलावा आपका सेकंड टाइम एस्टिमेशन भी दिया था, वो था मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेशन, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेशन, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेशन। ये कब करते थे? ये हम यूज करते थे और इसको सिंबल से TL से डिनोट करते थे। इसका तब यूज किया जाता था कि हाईएस्ट पॉसिबल टाइम कितना लग सकता है किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीशन में, किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीशन में, ये आपको बताता था। इसके अलावा तीसरा टाइम एस्टिमेशन था, वो था पेसिमिस्टिक, ठीक है, वो था पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन। तो पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेशन को हम इस तरीके से डोनेट करते थे टीपी करके, टीपी इसका सिंबल था, टीपी करके, ठीक है। इसके अंदर क्या था? हाईएस्ट पॉसिबल टाइम जो कि एक्टिविटी माइट रिक्वायर हो सकता है अगर यहाँ पे किसी तरीके का रॉन्ग डूइंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टाइम यहाँ पे ये फिक्स किया है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के कंप्लीशन में, लेकिन ये पेसिमिस्टिक टाइम आपकी हेल्प करता था ये जानने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी तरीके का एरर आ जाए तो यहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम होगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा होने में। अगर मान लो एक्टिविटी रॉन्ग हो जाए, हाईएस्ट पॉसिबल टाइम यहाँ पे कितना लगेगा, तो पेसिमिस्टिक के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते थे। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी था, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला देखें, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। एक यहाँ पे फॉर्मूला था, अगर हमें ओवरऑल एक्सपेक्टेड टाइम देखना पड़े, ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम का कंप्लीशन में पर्ट के अंदर, यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक अगर हम यूज कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर टोटल टाइम एस्टिमेशन करें एक्सपेक्टेड टाइम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक
मिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 4 इंटू प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है, प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। इसका सिंबल था ओपी, इसका था आपका मोस्ट लाइकली टाइम टीपी, मोस्ट लाइकली टाइम टीएल, टीएल, और इसका था टीपी, पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको हम डिवाइड करते थे टोटल 6 से, टोटल वेरिएबल 6 से। तो ये आपका फॉर्मूला था जब आपको टोटल एस्टिमेट करना था टाइम का। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इन केस पर्ट के अंदर शॉर्टेस्ट टाइम विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट टाइम देख रहा है, तो शॉर्टेस्ट टाइम किसके अंदर देख रहे थे हम, तो शॉर्टेस्ट टाइम हम यहाँ पे देख रहे थे, आपके शॉर्टेस्ट टाइम देख रहे थे ऑप्टिमिस्टिक टाइम के अंदर, है ना, ऑप्टिमिस्टिक टाइम के अंदर कि सबसे से कम टाइम हमें कितना लगेगा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, तो वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया शॉर्टेस्ट टाइम देखने के लिए, लोएस्ट टाइम कितना लगेगा किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, जिसको हम टीओ से डिनोट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है मोस्ट लाइकली टाइम, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉसिबल टाइम कितना लगेगा, और यहाँ पे आपका आता है पेसिमिस्टिक टाइम। 3 तरीके का टाइम कैटेगराइजेशन होता है। पेसिमिस्टिक टाइम तब करते हैं कि जब ये देखने में कि अगर मान लो कोई एरर आ जाए तो उसको फुलफिल करने में, काम करने में कितना हाईएस्ट पॉसिबल टाइम लगेगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा ये आपको कॉन्सेप्ट, और इसका फॉर्मूला भी आता है जो मैंने आपको अभी बताया है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन विच इज मूक। मूक क्या है, तो मूक की अगर फुल डेफिनेशन देखें तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका राइट आंसर है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ये आपका है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन इंडिया ऑल द जनरल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स आर गवर्न्ड बाय। अगर हम इंडिया में देखें तो सारे के सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो कौन गवर्न करता है, तो वो गवर्न करता है आपका एनसीटीई, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, वेरी गुड। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। टेलर्स के लेवल बताने हैं थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी के, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं और कितने लेवल से, टेलर्स के लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कितने हैं, टेलर के लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कितने हैं, वेरी गुड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। 5 लेवल है आपके टेलर के, ठीक है, 5 लेवल से आपके टेलर की क्रिएटिविटी इन्होंने डिस्क्राइब करी है। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ। चलिए, ये टेलर है, ठीक है। टेलर एक तरह के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिफिकली अपनी स्टडी करी थी क्रिएटिविटी के ऊपर और क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर, और ये इन्होंने देखा था कि किस तरीके से हमारे अंदर क्रिएटिविटी लेवल्स है वो अरेंज होते हैं और किस तरीके से हायरार्की यहाँ पे आती है। तो इन्होंने 5 तरीके के लेवल्स दिए थे, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, टेक्निकल क्रिएटिविटी, इन्वेंटिव क्रिएटिविटी, इनोवेटिव क्रिएटिविटी और इमर्जेंट क्रिएटिविटी। तो ये 5 तरीके के लेवल थे। तो अगर हम सबसे पहले पहला लेवल देखें तो वो था हमारा एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। जो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी थी वो ऐसी क्रिएटिविटी थी जो कि जनरली प्रिमिटिव थी, जनरली प्रिमिटिव थी। वो बिना किसी तरह के मतलब कह सकते हैं कि बिना किसी तरीके के फिजिकल लॉज, फिजिकल गाइडलाइंस या किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस के बगैर ये एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी थी वो इजाद हुई थी, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल था हमारा एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी का, जो कि इंट्यूटिव कहा गया था, ठीक है, इंट्यूटिव कहा गया था। इसको यहाँ पे ये कह रहे बिना किसी लॉस के, बिना किसी लॉज के, बिना किसी प्रिंसिपल के ये आपकी क्रिएटिविटी है। इसके अलावा यहाँ पे ये अनफेटर्ड आइडियाज के ऊपर डिपेंडेड है, अनफेटर्ड आइडियाज के ऊपर ये डिपेंडेड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी थी टेक्निकल क्रिएटिविटी। टेक्निकल क्रिएटिविटी किस तरह की क्रिएटिविटी जो कि स्पेसिफिकली रूल्स को यूज करती थी। इसके अलावा फिजिकल लॉज को ये यूज करती थी, फिजिकल लॉज को ये यूज करती थी, और यहाँ पे लिटिल एक्सप्रेसिव थी, ठीक है, लिटिल एक्सप्रेसिव थी। अगर हम यहाँ पे देखें पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, तो इसके अंदर किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं थी, मतलब अनफ्लैटेड आइडियाज थे, मतलब
इनफाइनाइट तरीके से आइडियाज यहाँ पे डेवलप होते हैं इस एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी में। लेकिन अगर हम टेक्निकल क्रिएटिविटी देखें तो ऐसी क्रिएटिविटी है जो कि किसी रूल्स का यूज करिए, फिजिकल लॉज का यूज करिए, वो लिटिल एक्सप्रेसिव है। इसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान ही इस तरह की क्रिएटिविटी है किसी तरीके की स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, किसी तरीके की एक्सपर्टीज है वो हम यहाँ पे डेवलप करते हैं किसके अंदर, टेक्निकल क्रिएटिविटी में। फिर आता है इन्वेंटिव क्रिएटिविटी। जो इन्वेंटिव क्रिएटिविटी है ये इस तरीके की क्रिएटिविटी है जो कि एक तरह की डेवलप करती है एबिलिटी किसी चीज को क्रिएटिवली तरीके से कंबाइन करने में टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में जब हम किसी न्यू कॉन्सेप्ट्स को जोड़ रहे हैं तो आपकी इन्वेंटिव क्रिएटिविटी का इजाद हो रहा है, ठीक है, इन्वेंटिव क्रिएटिविटी आपकी आ रही है जब एक इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सप्लोर करके सीखता है, ठीक है, एक्सप्लोर करके सीखता है, एक्सप्लोरिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, एक्सप्लोर कर रहा है डिफरेंट वे से और अनफेमिलियर मतलब फेमिलियर टूल्स के साथ कोई चीजों को एक्सप्लोर करके सीख रहा है और परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर आती है आपकी यहाँ पे इनोवेटिव क्रिएटिविटी। अब इनोवेटिव जैसे कि ये साउंड कर रहा है, इनोवेटिव यानी कि कुछ यूनिक होगी, कि कुछ नया होगा, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स होगा, आउट ऑफ द बॉक्स तरीके का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे क्लास के अंदर कुछ एकदम से एक ऐसा आइडिया आ जाए जो आउट ऑफ द बॉक्स है, किसी ने सोचा ना हो, और मेनली ये क्रिएटिविटी किसके अंदर होती है, रिसर्चर्स के अंदर होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट को सोचने की, तो ये आपका इनोवेटिव क्रिएटिविटी है। फिर आती है आपकी एमर्जेंट क्रिएटिविटी। एमर्जेंट क्रिएटिविटी किस तरीके की क्रिएटिविटी है जो हाईएस्ट क्रिएटिव लेवल है, ये एक तरह का इन्वॉल्व करता है सारे के सारे रिजेक्ट करना करंट फिजिकल लॉज प्रिंसिपल्स को, कंस्ट्रेंट्स को, और फॉर्म करता है कंप्लीटली न्यू थ्योरी, मतलब कंप्लीटली न्यू थ्योरी को ये डेवलप करके लेकर आ रहा है, ठीक है, न्यू थ्योरी को डेवलप करके लेकर आ रहा है और ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज को लेकर आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज यानी कि जमीन तोड़ आइडियाज को ये लेकर आ रहा है आपके सामने, जो आपने कभी भी नहीं सोचे, एकदम से ये इस तरीके की क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक है, ये इन दी फॉर्म, आर्टिस्टिक इन दी फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ तो ये 5 तरीके की क्रिएटिविटी लेवल समझ आके, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, टेक्निकल क्रिएटिविटी, एक्सप्रेसिव के अंदर किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, किसी तरीके की फिजिकल रूल्स का यूज नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट आइडियाज है, अनफ्लेटेड आइडियाज है। दूसरी तरफ आता है टेक्निकल क्रिएटिविटी। टेक्निकल क्रिएटिविटी इस तरह की क्रिएटिविटी है जो कि आपकी किसी पर्टिकुलर स्किल्स को, किसी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज को डेवलप करा रहा है और आपका क्रिएटिविटी को एनहांस कर रहा है। फिर आता है इन्वेंटिव क्रिएटिविटी। इन्वेंटिव क्रिएटिविटी को कह रहे हैं ऐसी क्रिएटिविटी जो कोई इंसान है एक्सप्लोर करके सीख रहा है, और एक्सप्लोर करके सीख रहा है फेमिलियर टूल्स का यूज कर रहा है। फिर आता है इनोवेटिव क्रिएटिविटी। इनोवेटिव यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट तरीके की क्रिएटिविटी। फिर आता है एमर्जेंट क्रिएटिविटी। एमर्जेंट क्रिएटिविटी एक ऐसी क्रिएटिविटी जो कि किसी न्यू थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जमीन तोड़ आइडियाज है, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज है जो कभी किसी ने सोचे ही नहीं है और कोई न्यू थ्योरी है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। यहां तक हमारे 15th क्वेश्चन हो गए, 15 तक हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फ्लेंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है वो आपको बताना है। फ्लेंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है? वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर, नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर, वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर, या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सो राइट, यस, वेरी गुड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सी। फ्लेंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस के अंदर हम क्या चेक कर रहे थे? वर्बल बिहेवियर चेक कर रहे थे टीचर्स का। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊं तो ये पूरा फ्लेंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस का चार्ट है जो कि स्पेसिफिकली यूज किया गया था टीचर के वर्बल बिहेवियर को चेक करने के लिए कि टीचर यहाँ पे किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करी है, बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करी है कि नहीं, प्रेज करी है, एक्सेप्ट करी उनके आइडियाज को, क्वेश्चन को आस्क करी है, लेक्चर देकर डायरेक्शन प्रोवाइड करी है, क्रिटिसाइज करी, जस्टिफाई करी है, पीपल टॉक रिस्पॉन्स टू टीचर है या पीपल टॉक इनिशिएशन है यहाँ पे, और साइलेंस एंड कंफ्यूजन है। तो ये आपको पूरी एक तरह का ये टीचर क्या करती है, टीचर के वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा जाता है। एक तरह की मैट्रिक्स यहाँ पे परफॉर्म होती है 10 by 10 की, ये हमने पढ़ा था वर्टिकली भी, मतलब हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली तरीके से, और हमें ये देखा था कि टीचर यहाँ पे कोडिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टीचर की कोड करते हैं, टीचर को यहाँ पे
कोड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। अब इनमें से कौन सा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राउंडेड थ्योरी ऑफ रिसर्च का। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा आपका बी, क्रोनोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। क्रोनोलॉजी ऑफ अ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्रोनोलॉजी, तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च अगर हम देखें तो हम कब यूज करते हैं मेनली, तो ग्राउंडेड रिसर्च हम यूज करते हैं किसी तरीके के जब हमें इन डेप्थ में चीजों को खोजना होता है, जब पहले से हमें इस चीज के बारे में पता नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं उसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, ये बेसिकली ग्रेसर और स्ट्रेस ने डेवलप किया है, जिसके अंदर हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं सोशल वर्ल्ड की और किसी तरह की थ्योरी को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड है कि डेटा कलेक्शन भी हम खुद करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, और डेटा की यहाँ पे कोडिंग होती है, कैटेगरीज हम यहाँ पे बनाते हैं, कोई किसी तरीके की थीम्स को हम जनरेट करते हैं, और लास्ट में जाके वो हमारी थ्योरी बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा को कोड किया जाता है, 3 तरीके की कोडिंग होती है यहाँ पे, हमने देखा था कैसे फॉर्म में, एक होती है आपकी एक्सियल फॉर्म में, सिलेक्टिव फॉर्म में और थ्योरेटिकल फॉर्म में, 3 तरीके की कोडिंग हमने ये चेक की थी, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक तरह का ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, सिस्टमेटिक स्टेप्स हम यूज करते हैं, एक तरह की क्रोनोलॉजी के साथ चलता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, और इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, यहाँ पे आपको बताया हुआ है। और कोडिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी चीज अगर आपने बनाई है, कोई भी थीम्स अगर आपकी निकल कर आ रही है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोड कर रहे हैं, ठीक है, कोड कर पा रहे हैं चीजों को। कोड क्या है यहाँ पे, कोड यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कोड यानी कि लेबलिंग कर रहे हो, नेम कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज को कैटेगराइज कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इवेंट को आप कैटेगराइज कर रहे हो, तो वो कोडिंग कहला रही है, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो गया हमारा बी आंसर, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका है मिक्स मेथड टीचिंग मेथड से बोल रहा है। इफ 2 और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, द टीचिंग मेथड जो कि हम यूज कर रहे हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा जब मेथड्स का हम यूज कर रहे हैं मिक्स करने के लिए टीचिंग को, तो इसका राइट आंसर क्या है, कंबाइंड मेथड है, होमोजीनियस मेथड है, इलेक्ट्रिक मेथड है, या फिर सिंगल मेथड है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है इलेक्ट्रिक मेथड इसका राइट आंसर है। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंबाइन करें टीचिंग मेथड्स को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक मेथड। नाउ 19 क्वेश्चन, प्रकृति इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फिलोसफिकल कंपोनेंट्स। अब प्रकृति है किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका ए, एसेंस, एनर्जी और इनर्शिया। और ये सामाख्या फिलॉसफी के अंदर हमने डिस्कस किया था, सांख्य फिलॉसफी के अंदर, कि हम सांख्य फिलॉसफी जो कि ड्यूलिस्टिक है इन नेचर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। जब हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रकृति आपका चेंजेबल होता है इन नेचर, और प्रकृति के अंदर 3 तरीके के गुण आपके आते हैं, सत्गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ठीक है। और ये चेंजेबल होता रहता है, हमेशा ही इवॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग ये इवॉल्व होता रहता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता रहता है, तो फिलोसफिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर एसेंस है, एनर्जी है और इनर्शिया इंक्लूडेड है, ठीक है। और पुरुष क्या होता है, पुरुष यानी कि जो कि पुरुष क्या होता है, पुरुष आपका होता है जो कि नॉट चेंजेबल होता है इन नेचर, और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि स्पिरिट और सोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि 1952 और 1953 के अंदर इन्होंने कुछ रिकमेंड किए थे। तो रिकमेंडेड एम्स क्या है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, ये सारी के सारी कमीशन मैंने यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे डिटेल में सबको डिस्क्राइब किया गया है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो मेन मोटिव है, तो मेन मोटिव इसका यही है आपका कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बच्चों के लिए एक तरह का डेवलप करना है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप,
इंप्रूव करना है वोकेशनल एफिशिएंसी को, डेवलप करना है लीडरशिप और डेवलप करना है पर्सनैलिटी को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ओवरऑल, यानी कि सारे के सारे पॉइंटर्स यहाँ पे करेक्ट है। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मुदालियर कमीशन के नाम से भी इसको जानते हैं, 1952 एंड 53 में आई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ केयरिंग रूटेड इन रिसेप्टिविटी, रिलेटेडनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस इज अ बेसिक अप्रोच टू एथिक्स। अब इसमें कौन सी ऐसी है, कौन सा ऐसा अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है एथिक्स का, जिसके अंदर केयरिंग की बात की गई है, केयरिंग उसकी रूट एसेंस है। तो केयरिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है आपको, नॉर्डिंग्स ने दिया है, नेल नॉर्डिंग ने आपको केयरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, केयरिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, नेल नॉर्डिंग ने दिया है। तो राइट आंसर क्या है, नॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रॉजर्स ने अडॉप्ट किया है विच टेक्निक टू मेजर क्लाइंट्स को मेजर करने के लिए रॉजर्स ने, यानी कि कार्ल रॉजर ने किस तरीके की टेक्निक का यूज किया है जब वो अपने क्लाइंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट को मेजर करना चाहता है। तो इसके लिए इन्होंने क्यू सॉर्ट का यूज किया है। ठीक है, क्यू सॉर्ट का यूज किया है। राइट आंसर क्या है, क्यू सॉर्ट। इसका क्यू सॉर्ट, अभी क्यू सॉर्ट है क्या, तो क्यू सॉर्ट एक तरह की टेक्निक है। ठीक है, क्यू सॉर्ट एक तरह की टेक्निक है जिसका यूज किया गया है, एक तरह का मेथोडोलॉजी है जिसको क्यू सॉर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें पार्टिसिपेंट्स की सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है और इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनके रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जाता है। जब रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जाता है, उनके डिफाइन किया जाता है डोमेन को, उनके डिस्कोर्सेस को डेवलप किया जाता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को सिलेक्शन करते हैं पार्टिसिपेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसके अंदर क्यू सॉर्ट, क्यू मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। और क्यू मेथोडोलॉजी को मेनली यहाँ पे टीचर्स भी यूज करते हैं अपने पर्सपेक्टिव्स के लिए टीचिंग्स के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे टीचर्स को इवेलुएट किया जाता है, उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जाता है। तो ये किसने डेवलप किया था, कार्ल रोजर ने डेवलप किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, द मेन पर्पस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब इन सर्विस टीचर एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, ऐसे टीचर जो कि अभी सर्विस में है। ये यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अब देखो ये तो पूरा नेट के क्वेश्चन उठ के आ गए सेट के अंदर, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। नाउ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, तो ये यूनिट 4 के अंदर हमने सीखा था प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है आपका वो है सी, यानी कि अपडेट करना टीचर्स की नॉलेज को, उनकी स्किल्स को टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करना। तो इसके लिए हम टीचर को इन सर्विस जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, CAI यूज फॉर, CAI किसके लिए यूज होता है, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज हो रही है, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए भी, टीचिंग पर्पस के लिए भी और इंडिविजुअल की वेरिएशंस को चेक करने के लिए भी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी है, ऑल ऑफ द अबव। ये हमने यूनिट 8 के अंदर भी डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ अ कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स द फॉलोइंग रिलेशनशिप अकर। कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच का एसोसिएशन डिस्कस करते हैं। वेरिएबल आपस में किस तरीके से एसोसिएट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, कैसे वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करें, पॉजिटिवली तरीके से, नेगेटिवली तरीके से, या फिर जीरो तरीके का कोरिलेशन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका स्पेसिफिकली पूछा गया है कौन सा करेक्ट है पॉजिटिव कोरिलेशन की स्थिति में। तो पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि जब दोनों ही वेरिएबल आपके एक साथ एसोसिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेरिएबल अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी अपवर्ड जा रहा है, अगर एक वेरिएबल डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर इसका सी है, देयर इज इंक्रीज इन बोथ दी वेरिएबल्स एंड देयर इज ए डिक्रीज इन बोथ दी वेरिएबल, यानी कि साथ साथ वो एसोसिएट कर रहा है। ये वाली कौन सी कंडीशन है, वन वेरिएबल इंक्रीज इन अदर वेरिएबल डिक्रीजेस, तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, जब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। नो कंसिस्टेंसी इन द नेचर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी वेरिएबल, तो ये आपका जीरो कोरिलेशन की सिचुएशन है। ठीक है, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये स्टेनबर्ग का ट्रायरिक थ्योरी बता रहा है आपकी इंटेलिजेंस की, तो उसके अंदर एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी क्या रेफर करती है, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी आपकी क्या रेफर कर रही है। तो स्टेनबर्ग की ट्रायरिक थ्योरी आपको बतानी है।
तो इसके लिए मैं आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ स्टेनबर्ग की, तो वो हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टेनबर्ग। तो स्टेनबर्ग कौन थे? तो अकॉर्डिंग टू स्टेनबर्ग देखा जाए तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की। रॉबर्ट स्टेनबर्ग इनका फुल नेम था। तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने प्रपोज की थी अपनी थ्योरी ह्यूमन इंटेलिजेंस की, और इन्होंने कॉमन सेट ऑफ यूनिवर्सल मेंटल प्रोसेसेस को अंडरलाइन किया था कि ये सारे के सारे एक्सपेक्ट है आपके इंटेलिजेंस की। स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने आपका डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट और मेटा कंपोनेंट के बीच में। कंपोनेंट्स को इन्होंने स्टेप बाय कंपोनेंट्स क्या कहा था कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो जो उसके स्टेप्स होते हैं ना वो कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेनबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेनबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 3 तरीके के सब कंपोनेंट्स है। पहला है आपका एनालिटिक, दूसरा है क्रिएटिव, तीसरा है प्रैक्टिकल। अब इसके सब कंपोनेंट्स कौन है? कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल। यहाँ पे एनालिटिक क्या है? आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस को केटर कर रहा है कि हाउ यू कैन एनालिटिकली सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड हाउ यू कैन एनालिटिकली कंप्यूट द सर्टेन प्रॉब्लम। तो ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस है जिसका मेन क्या है? कंपोनेशनल इसका कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आता है क्रिएटिव, कि आप क्रिएटिवली तरीके से कैसे चीजों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस के, जिसके अंदर एक्सपीरियंशन इंक्लूडेड है। फिर आता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपका बात कर रहा है कि हाउ आप प्रैक्टिकली और कॉन्टेक्चुअली तरीके से चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, आप स्मार्ट तरीके से चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ योर कॉमन सेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई हुई है मैंने, तो ये आप देख सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल के अंदर क्या आ जाता है आपका सब थ्योरी इसकी प्रैक्टिकल है। स्टेनबर्ग की थ्योरी के अंदर कंपोनेंशियल की सब थ्योरी एनालिटिकल है, और एक्सपीरियंशियल के अंदर आपका किसके अंदर है? सब थ्योरी है क्रिएटिव की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन का है डी, कि हाउ एक्सपीरियंस इंटरेक्ट्स विद इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल वर्ल्ड और उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? डी हो गया। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the social process which allows an objective comparison between the situation of individual or group and the rest of society। अब इसमें क्या कह रहा है? एक सोशल प्रोसेस को हमें देखना है जो अलाउ कर रही है ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन सिचुएशन के बीच में इंडिविजुअल की और ग्रुप ऑफ द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये किस तरीके का मूवमेंट है? तो ये हमने यूनिट 2 के अंदर पढ़े थे, यूनिट 2 के अंदर पढ़े थे, यूनिट 1 के अंदर पढ़े थे। आपके यूनिट 1 के अंदर पढ़े थे सारे के सारे मूवमेंट्स, है ना? मूवमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, यूनिट 1 के अंदर ही पढ़े थे ना सारे मूवमेंट्स। आपके कौन कौन से मूवमेंट थे? रिसोर्स मोबिलाइजेशन था, रिलेटिव डेप्रिवेशन था, न्यू सोशल मूवमेंट थियरी था। ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट थियरी था, और यह हमने डिस्कस किए थे। तो उसके अंदर अगर हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में कह रहा है कि सोशल प्रोसेस जो अलाउ कर रहा है ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करने में, किसके बीच में? सिचुएशन के बीच में, इंडिविजुअल के और ग्रुप के बीच में। तो ये किस तरीके की सिचुएशन है? ये है रिलेटिव डेप्रिवेशन की सिचुएशन। रिलेटिव डेप्रिवेशन की सिचुएशन, कि जब आप क्या कर रहे हो? इंडिविजुअल को अलग कर रहे हो, उसे डिप्राइव्ड कर रहे हो, उन्हें डिप्राइव कर रहे हो, उन्हें मार्जिनलाइज कर रहे हो, उन्हें जो मेन हाशिया है उससे आप निकाल रहे हैं, उसको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हाशिए से बाहर कर रहे हैं। तो ये रिलेटिव डेप्रिवेशन की स्थिति थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या था? रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि रिसोर्स की यहाँ पे कमी होना, रिसोर्सेज से डिप्राइव करना। फिर सोशल मूवमेंट क्या था आपका? सोशल मूवमेंट यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी की बात कर रहा था, जिसके अंदर आपके फेमिनिज्म आ जाता था, जिसमें हम औरतों के हक के बारे में लड़ाई करते थे, और जिसके अंदर औरत क्या जो विमेन क्या करती थी? अपने हक के लिए लड़ाई करती थी, सोशल मूवमेंट करती थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। The components of a special education that should be considered by the teachers when working with the students with disabilities include instructional। जब यहाँ पे एक ऐसे कंपोनेंट बताने हैं स्पेशल एजुकेशन के जो कि कंसिडर किए गए हैं टीचर्स के थ्रू जब वर्क करी है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के साथ, तो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे?
तो इसकी जो कंपोनेंट होगी वो होगी कंटेंट, प्रोसीजर, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी। फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल कंपोनेंट। अब इनमें से कौन सा असेंशियल कंपोनेंट नहीं है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन मतलब जो टीचर अभी अभी सर्विस के प्री सर्विस है, यानी कि बीएड की ट्रेनिंग वो ले रही है, सर्विस के अंदर नहीं आई है, तो उसके अंदर कौन से ऐसे असेंशियल कंपोनेंट नहीं है। इंटर्नशिप, फील्ड एंगेजमेंट, स्कूल एक्सपोजर या टीचिंग एंड एग्जीबिशन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टीचिंग एंड एग्जीबिशन, क्योंकि टीचिंग के बारे में बोल रहा है तो टीचिंग किसके अंदर आएगा, इन सर्विस के अंदर, कि जब टीचर अभी अपनी सर्विस में है तो उनको यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है, इन एग्जीबिशन कराई जा रही है, टीचिंग एंड एग्जीबिशन, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, असेंशियल कंपोनेंट नहीं है टीचर एजुकेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30th। अब इसको मैच करना है। मैच द लिस्ट वन साइकोलॉजिस्ट, एक तरफ साइकोलॉजिस्ट दी हुई है, दूसरी तरफ उनके कॉन्ट्रीब्यूशन दिए है, तो आपको बस इसको मैच करना है। सो राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। सो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ए। एरिक्सन ने क्या दिया है, एरिक एरिक्सन ने आपको यहाँ पे दिया है साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस की हुई है जब हमने रिवीजन करे थे अपने पेपर की, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एरिक एरिक्सन की कई तरीके की स्टेजेस थी, तो वही उसी से क्वेश्चन था। और कौन सी स्टेजेस थी, साइको सोशल स्टेजेस थी, जिसके अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हमने डिस्कस की थी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था आपका जो इन्फेंसी की स्टेज में था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम था आपका, टॉयलेट ट्रेनिंग के स्टेजेस में था, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम था। इसके अलावा यहाँ पे इंटेग्रिटी था, यहाँ पे बच्चे के किस तरीके से इनिशिएटिव लेने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये हमने एरिक एरिक्सन की सिचुएशन के अंदर उसके साइको सोशल स्टेजेस पे हमने डिस्कस किया था। और कितनी साइको सोशल स्टेजेस थी, 8 तरीके की साइको सोशल स्टेजेस थी। ठीक है, 8 तरीके की साइको सोशल स्टेजेस थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ओके सॉरी, यहाँ पे हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बेंडूरा ने क्या दिया था, बेंडूरा की कौन सी आंसर है, बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी आपको दी है। ठीक है, बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी आपको दी है। इसके अलावा यहाँ पे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दी है। 4 तरीके के आपके वो भी बताई है, स्टेजेस भी बताई है, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल। फिर आता है आपका यहाँ पे कोलबर्ग की थ्योरी के अंदर क्या है, कोलबर्ग आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बताते हैं। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बताते हैं। एक मेडिसिन का इल्यूजनरी, एक तरह का मेडिसिन का डिलेमा इन्होंने डिस्कस किया था, मेडिसिन का डिलेमा इन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, मेडिसिन का डिलेमा इन्होंने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बताया था कि अगर एक चोर एक इंसान है, उसकी जो वाइफ है वो एडमिट है, किसी को ड्रग की ज़रूरत है और वो ड्रग बहुत महंगा है, तो अगर वो ड्रग को चोरी कर लेगा तो ये क्या सही है या नहीं। तो एक तरह का मोरल डिल्यूजन तरीके का कॉन्सेप्ट कोलबर्ग ने हमें दिया था, मोरल डिल्यूजन, कि इस स्टेज में उसने ये चोरी करने का सोचा तो ये क्या सही है या गलत है। तो ये एक तरह का मोरल डिल्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में बताया गया है कोलबर्ग के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन एंड रीजन आ गया है। अ पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ टीचिंग लर्निंग। असर्शन क्या कह रहा है कि पर्पस है असेसमेंट का कि इंप्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग। रीजन कह रहा है असेसमेंट मस्ट बी हेल्ड कॉन्टिन्यूसली टू डेवलप द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड। क्या इसी के वजह से ही हम मेन इसका पर्पस होना चाहिए कि बच्चे की असेसमेंट करना, ताकि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए टीचिंग लर्निंग की। तो यस, यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट है। दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये एकमात्र रीजन नहीं है इसका, तो जिसलिए ए एंड बी बोथ राइट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, दी अ टाइप ऑफ करिकुलम
प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट, जो एक कैसा करिकुलम जो एक्सपर्ट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। तो ये कैसा करिकुलम है, ये आपका कैसा करिकुलम है, ये आपका है रिकमेंडेड करिकुलम, यानी कि जो एक्सपर्ट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। तो एक्सपर्ट के थ्रू प्रेजेंट किया गया तो एक तरह का रिकमेंडेड करिकुलम है, और एक्सपर्ट के थ्रू अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसको एक्सप्लिसिट भी कह रहे हैं, एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कह रहे हैं, और इसको ओवर्ट करिकुलम के नेम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि कोई अथॉरिटी आपके लिए बना रही है, और किसके फॉर्म में, प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो ये प्रिपेयर कर रही है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो ये रिकमेंडेड करिकुलम है। वेरी गुड। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू बुद्धिज्म? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बुद्धिज्म से एप्लीकेबल नहीं है, बुद्धिज्म से रिलेट नहीं करती है? It aims at removal of ignorance, all phenomena are subject to the law of causation, all is transitory, या फिर the world is permanent due to transmigration। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है डी। बुद्धिज्म कभी भी नहीं कहता कि वर्ल्ड आपका परमानेंट है, ये कह रहा है कि वर्ल्ड इज परमानेंट ड्यू टू ट्रांसमाइग्रेशन, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following gives national award for innovative practice and experiments in education for school and teacher education institution? तो इनमें से कौन सी ऐसा नेशनल अवार्ड है जो इनोवेशन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू? एनसीईआरटी, यूजीसी, एससीईआरटी या एनसीटी? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, इनके थ्रू नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन बोथ के लिए। फिर आता है अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर कर रही है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि टेट का यूज कर रही है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या असेस करने के लिए, ये हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर पढ़ा था फ्रेंड्स, है ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर टैट का डिस्कस किया था। तो टैट क्या करता है, तो टैट आपका यूज होता है बच्चे की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। तो राइट आंसर इधर डी हो गया। वेरी गुड। नाउ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन दैट सेल्फ इज इम्पर्मानेंट एंड माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स? इनमें से कौन सा ऐसा फिलोसफी है जो बिलीव कर रही है कि जो सेल्फ है वो इम्पर्मानेंट है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स का, तो ये कौन कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है बुद्धिज्म करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस? यानी कि इंडियन एजुकेशन सर्विस को स्टैब्लिश करने के लिए कौन सी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था? तो रिकमेंडेशन दिया था कोठारी एजुकेशन कमीशन ने, कोठारी ने दिया था आपको। नाउ कोठारी, इसके अलावा आपको इसका ईयर पता होना चाहिए, 1964 में आई थी ये कोठारी कमीशन, और इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था 2+3 था, और इन्होंने ये रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे कितना परसेंट, 26% का आपको यहाँ पे क्या करना है, 26% एनरोलमेंट रेट है वो आपको इंक्रीज करनी है, एनरोलमेंट रेट आपको इंक्रीज करनी है। ऑल्सो इसके अलावा इन्होंने बजट का 6% इंक्रीज करने के लिए कहा था कि बजट का आपको कम से कम 6% बजट आपको एजुकेशन के लिए रखना चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द डायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉन्टैक्ट विथ सम सेंस सिस्टम एज। अब डायरेक्ट कॉग्निशन की बात कर रहा है ऑब्जेक्ट की, तो ये हमने अभी फिलहाल में ही इंडियन लॉजिक के अंदर डिस्कस किया है। जब भी हम डायरेक्ट लॉजिक के बारे में बात करते हैं तो यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो हम चीजों को समझ पा रहे हैं अपनी सेंसेस का यूज करते हुए, तो विच कम्स अंडर द परसेप्शन। तो राइट आंसर इसका ए हो गया। नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अ करिकुलम इज फिक्स प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज। करिकुलम क्या है, फिक्स प्रोग्राम है, किस कोर्स के लिए, कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट के लिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट के लिए, लॉजिकल कॉन्सेप्ट के लिए, या दोनों, बोथ ए या बी के लिए? तो राइट आंसर है ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या होता था, फिक्स प्रोग्राम होते थे ना कोर्सेज के, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। अब मैल्कॉम नॉल्स के बारे में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैल्कॉम नॉल्स। ये थियोरी ऑफ एंड्रोगोजी के अंदर आता है, एडल्ट एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर हमने 5 तरीके के प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, है ना।
5 तरीके के प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे मैल्कम नॉल्स की थ्योरी में। तो 5 तरीके के प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? 5 तरीके के प्रिंसिपल्स कौन से थे यहाँ पे? ये हमने डिस्कस किए थे पहले भी। तो अगर हम इसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो 5 तरीके के प्रिंसिपल्स यहाँ पे आते हैं। पहला था आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिख दूं। पहला कॉन्सेप्ट था आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, एक एडल्ट लर्नर होता है, वो अपने कॉन्सेप्ट को खुद डेवलप करता है। फिर आपका आता है एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंसेस, एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। एडल्ट क्या करता है, अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को खुद डेवलप करता है। फिर थर्ड हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, वो था आपका रेडीनेस टू लर्न, कि इंडिविजुअल क्या करता है, एक एडल्ट लर्नर क्या करता है, उसके अंदर हमेशा ही रेडीनेस होती है किसी चीज को लर्न करने के लिए, रेडीनेस टू लर्न। फिर था फोर्थ हमने डिस्कस किया था ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग, कि वो अपने आप को ओरिएंट करना सीखता है लर्निंग के टुवर्ड्स। और फिर लास्ट में जाके हमने देखा था मोटिवेशन टू लर्निंग। तो ये 5 तरीके के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 तरीके के प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉजी में। अगर इंडिविजुअल यहाँ पे मोटिवेटेड है, ओरिएंटेड है, रेडीनेस है चीज को सीखने के लिए, अपने एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को खुद वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो इंडिविजुअल अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो खुद डेवलप करेगा। तो इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं है, वो है आपका बी, एडल्ट लर्निंग इज कंटेंट ओरिएंटेड। ये नहीं है। किसके ओरिएंटेड होना है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस के ओरिएंटेड होना है, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड। बाकी आपके सारे सही है। एडल्ट्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, एडल्ट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ एडल्ट, एडल्ट लर्निंग बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ एडल्ट, और एडल्ट लर्निंग जो सब्जेक्ट करे इमीडिएट एविडेंस टू देम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अब आपको अरेंज करने हैं इसको, स्केल्स को, मोस्ट प्रिसाइज से लीस्ट प्रिसाइज की तरफ जाना है, मोस्ट प्रिसाइज से लीस्ट प्रिसाइज की तरफ जाना है। तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, रेशियो, नॉमिनल, इंटरवल या ऑर्डिनल? तो उसको आपको मोस्ट प्रिसाइज से लीस्ट प्रिसाइज की तरफ जाना है। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका बी। और ये देख लो, ये दोनों में ये मिस प्रिंट है शायद, तो ये बी और डी दोनों इसके राइट आंसर है। तो सबसे प्रिसाइज कौन सा है? सबसे पहला है, ये है आपका रेशियो, रेशियो के बाद पहला, फिर सेकंड आता है आपका यहाँ पे इंटरवल, इंटरवल स्केल, फिर आता है आपका यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल, और लीस्ट प्रिसाइज है आपका नॉमिनल स्केल। ठीक है, नॉमिनल स्केल। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको दिखाऊं, तो ये रहे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स आपके 4 तरीके के होते हैं। पहला आता है, ये लीस्ट होता है, लीस्ट सबसे सही वाला। ठीक है, नॉमिनल, नॉमिनल यानी कि नेम्ड वेरिएबल्स इसके अंदर होते हैं, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होता है, जिसके अंदर आप नेम के थ्रू कैटेगराइज करते हैं। हेयर कलर क्या है एक पर्सन का, उसका नेम क्या है, प्रॉपर नाउन एंड नाउन के थ्रू आप उनको कैटेगराइज करते हैं। फिर आता है ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल के अंदर आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्डिनल करते हैं, इसके अंदर अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 तरीके के कैटेगराइज करते हैं नंबर के फॉर्म में। फिर आता है इंटरवल, इंटरवल स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके अंदर आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड टेम्परेचर को आप मेजर कर रहे हैं, और इसके अंदर आ जाता है आपका इंटरवल, और किसी स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ टाइम में, स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ टाइम में। फिर आता है रेशियो, ये आपका सबसे बेस्ट आता है, सबसे बेस्ट आपका मेजरमेंट स्केल होता है, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं, नेचुरल ओरिजिन भी करते हैं, नेम वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं, और ये आपका रेशियो एब्सोल्यूट 0 होता है कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां तक हो गए 41 42। द लीडर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, लीडर फंक्शनिंग वेल नहीं करता कब? कब लीडर यहाँ पे वेल फंक्शनिंग नहीं करता, वो आपको बताना है। लीडर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, जब वो क्या करने लगे, जब वो यहाँ पे इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कंफ्लिक्ट आने लगे, उसके अंदर इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कंफ्लिक्ट अकर होने लगे, तब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो गया। नाउ 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ ई मॉडल ऑफ अ टीचिंग? अब ये ई मॉडल ऑफ टीचिंग आपका 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है।
5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। ये हमने यूनिट 9 के अंदर भी डिस्कस किया है, ठीक है, यूनिट के अंदर डिस्कस किया है, जिसके अंदर यूनिट 8 के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। 5 ईज, 5 तरीके की ई कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका एंगेज करना। एंगेज करना फर्स्ट, एंगेज करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एंगेज करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, एंगेज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, और पांचवा आपका इवेलुएट करना। जो इसके अंदर नहीं आता, जो इसके अंदर नहीं आता वो है एक्सटेंड, ये नहीं आता, ठीक है। एंगेज आता है, एक्सप्लेन आता है, एक्सप्लोर आता है, इवेलुएट आता है, और ये एक्सटेंड नहीं आता। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल कमीशन ऑन टीचर हैज नॉट एनविसाइन द फॉलोइंग ऑफ अ टीचर। इनमें से कौन सी चीज है जो कि नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स या 1983 1985 नहीं कहती? तो वो नहीं कहती है, तो वो आ जाता है आपका आंसर, वो आता है आंसर आपका डी, ठीक है, डी आ जाता है। टू कंडक्ट एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस फॉर द पुअर एंड डाउन टोडन स्टूडेंट्स, ये नहीं कहती। जो नेशनल कमीशन ऑन टीचर है यानी कि एनसीटी है, एनसीटी 1983 है, ये बात करती है कम्युनिकेट करने की, पीपल को इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी के बारे में समझाना, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना और कमांड करना सोसाइटी में, टू कमिटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ कैसे कमिटेड हो सकते हैं। जो नहीं करता, डाउन ट्रोडन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करना, ये नहीं कहता। नाउ तो राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, assertion क्या कह रहा है? एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एनी एजुकेशन रिसर्च रेफर्स टू द एक्सटेंट द फाइंडिंग्स आर जनरलाइजेबल टू पॉपुलेशन। रीजन कह रहा है जनरलाइजेशन ऑफ अ रिसर्च रिजल्ट इज क्वेश्चनेबल इन द केस ऑफ लार्ज सैंपल साइज। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपका बी, ए करेक्ट है। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है ना, वो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमेशा ही आपका रिसर्चर की हेल्प करती है अपनी चीजों को जनरलाइज करने की अपने रिजल्ट्स को। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन कह रहा है कि जनरलाइजेशन रिसर्च रिजल्ट्स का क्वेश्चनेबल होता है अगर लार्ज साइज में हो, सैंपल साइज नहीं। क्वेश्चनेबल तब होता है जब स्मॉल साइज में हो। ये कह रहा है लार्ज साइज में हो, तो ये बी हमारा गलत है, ए हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर इसका बी आ गया। नाउ फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का की एलिमेंट क्या है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM का जो इसका आपका की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट आपका आ जाता है इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन इसका राइट यहाँ पे सॉरी टीम वर्क, एक मिनट, टीम वर्क इसका राइट आंसर है, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। एक मिनट, मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेती हूँ। हाँ, टीम वर्क इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाए, इंटरपर्सनल रिलेशन भी आ जाए, इंडिविजुअल वर्क भी आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन आपस में काम करिए, वर्क करिए, फाइनेंस भी आ जाए, सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाए। टीम वर्क की एलिमेंट इसका टीम वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, ट्रायंगुलेशन इन अ रिसर्च एसेंशियली रेफर टू। जो ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च होती है तो वो क्या एसेंशियली रेफर करती है? तो ट्रायंगुलेशन हमेशा ही हेल्प करती है एक रिसर्चर को अपनी स्टडी को ट्रायंगुलेट करने में और अपनी स्टडी को यहाँ पे क्या करने में, क्रॉस वैलिडेट करने में, क्वालिटेटिवली तरीके से। तो राइट आंसर इसका डी हो गया। नाउ फिर आता है आपका हु व्यूड द रोड लर्निंग एबिलिटी यानी कि लेवल 1 में बी नेसेसिटी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एमर्जेंस ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि लेवल 2। 2 लेवल की बात करता है, तो लेवल 2 एंड लेवल 1। तो ये किसने दिया आपको? तो ये लेवल 2 एंड लेवल 1 आपको जेंसन ने दिए है, CR जेंसन ने दिए है। 2 तरीके के लेवल दिए हैं आपको, लेवल 1 एंड लेवल 2 जेंसन ने दिया है आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अ टीचर इज स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लासेस बट ही और शी ऑलवेज गिव्स रूम फॉर डिस्कशन टू द स्टूडेंट्स फॉर क्लैरिफाइंग डाउट्स, विच इज द अप्रोच, वट इज द अप्रोच टू टीचर टूवर्ड्स स्टूडेंट्स। अब क्या करिए, टीचर ना स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये बच्चे को हमेशा ही चांस दे रही है टॉपिक को डिस्कस करने में और क्लैरिफाई करने में उसके डाउट्स को। तो ये क्या है, किस तरीके की है? टीचिंग डिसिप्लिन की डेमोक्रेटिक है, यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन को टीचर एनहांस करने की कोशिश कर रही है और इक्वली चांस दे रही है बच्चे को कि वो अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर पाए और अपने कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए।
Now, last question of this session is giftedness from teacher's point of view is a combination of. giftedness के बारे में बात कर रहे हैं तो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या है गिफ्टेडनेस. तो गिफ्टेडनेस अकॉर्डिंग टू टीचर एजुकेशन है कि एक ऐसा पर्सन जिसमें हाई एबिलिटी है, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट है. ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो गया. तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा. तो आज का हमारा मेन मोटिव यही था. अगर मैं आपको मेन मोटिव दिखा दूं तो मेन मोटिव हमारे यही था कि हमें आज वेब सेट के 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना था. टारगेट था कंप्लीट करना 50 क्वेश्चन को. तो 50 क्वेश्चन हमने आज अपनी क्लास के अंदर कर लिए. जो नेक्स्ट सेशन है वो इसी के ही कंटिन्यूएशन में चलेगा और आगे हम आगे के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना. ऑल्सो यहाँ पे सेशन अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना. ऑल्सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना. फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से करते रहो और अपने गोल जेआरएफ को अचीव करो और अपना 100% जो वेब सेट का एग्जाम है वो क्लियर करके आओ. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग. थैंक यू.